चलिए उधर से स्टार्ट है बेटा। चलिए तो हम लोग जो है पाचन तंत्र पार्ट 2 पढ़ने वाले, ठीक है। कल हमने जो है पाचन तंत्र में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, उसको जान लिया था। साथ ही साथ हमने जान लिया था जो है पाचन तंत्र में मुख गुहा तक जान लिया था। उसमें हमने जीभ को पढ़ लिया था और दांत को पढ़ लिया था, है ना। दांत के प्रकार, ठीक है, किससे बनता है, क्या होता है, ये सारी बातें हमने पढ़ ली थी, ठीक है ना। आज हम पार्ट 2 में पूरा पाचन तंत्र कवर करने वाले हैं। आज जो भी टाइम लगता है पूरा पाचन तंत्र हम लोग ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है ना। बात समझ में आया। पाचन तंत्र में हम लोग को आज पढ़ना था मुख गुहा में पाचन। आज हम लोग को क्या पढ़ना है, मुख गुहा में पाचन, ठीक है ना, मुख गुहा में पाचन। तो आज हेडिंग लगाएंगे आप लोग कि पाचन। हमने कल पढ़ लिया था बेटा कि मुख से ही पाचन प्रारंभ हो जाता है। पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, मुख से, ठीक है ना। तो पाचन मुख से प्रारंभ हो जाता है। उसी चीज़ को आज हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है कि कौन कौन से एंजाइम काम करते हैं, है ना, ठीक है। और उन एंजाइम का स्त्रावण कौन कौन सी ग्रंथियाँ करती हैं, ठीक है ना। सारा कुछ यहाँ से दिख रहा है क्लियर, चलिए, ठीक है। मुख गुहा में पाचन और वहाँ से हमें पढ़ना है, ठीक है। तो देखो मुख गुहा में जो पाचन होता है बेटा ये जो मुख में एंजाइम होते हैं, ठीक है ना, बात समझ में आया ना। जो मुख में एंजाइम होते हैं उनके द्वारा होता है। तो देखो मुख गुहा में पाचन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मुख में क्या होता है, लार होता है, ठीक है, बात समझ में आया ना। और पाचन कहीं ना कहीं लार से ही प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। आपको पता है जीभ का काम है भोजन को पलटना, भोजन को वह पलटती है जिससे उसमें लार आसानी से मिक्स हो जाता है, ठीक है ना। बात समझ में आया ना। हम लोग को यहाँ तक पता होता है कि जो लार का जो जीभ का काम है केवल बोलने में सहायता करना, बट ऐसा नहीं है। जो जीभ है वो बोलने में भी सहायता करती है और लार को मिक्स भी करती है, लार को मिलाती है किसमें, भोजन में, ठीक है ना। तो लार मिलता है भोजन में। लार का जो पीएच होता है, ठीक है, ध्यान रखना, लार का पीएच जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है 6.8, ठीक है ना। पहला जी के यहाँ से ध्यान रखना है कि लार का पीएच कितना होता है, 6.8 होता है, ठीक है ना। अब लार में कुछ एंजाइम होते हैं, ठीक है ना, जिसको हम कह सकते हैं कि मुख में जो एंजाइम होते हैं, ठीक है, मुख में जो एंजाइम होते हैं। तो मुख में जो एंजाइम होते हैं, कौन कौन से मुख में एंजाइम होते हैं भाई। मुख में जो एंजाइम होते हैं सबसे पहला एंजाइम जो होता है वो होता है म्यूसिन। क्या होता है, म्यूसिन, ठीक है। पहला एंजाइम क्या होता है, म्यूसिन, ठीक है। म्यूसिन जो होता है वो क्या काम करता है, म्यूसिन क्या काम करता है, तो म्यूसिन क्या करता है, चिकनापन लाता है, ठीक है। भोजन में क्या लाता है, चिकनापन लाता है। आपको पता है भाई रफ़ फूड होगा तो उसको निगलने में हमें दिक्कत होगी, है ना। आप देखो खाना खाओ तो खाना को पहले अच्छे से चबा लो तो आसानी से निगल सकते हो, ठीक है। लेकिन तुरंत खाना को जैसे ही मुंह में रखो तुरंत क्या निगल पाओगे, तुरंत नहीं निकल पाते। क्यों, क्योंकि वो चिकना नहीं बनता। और खाने को चिकना बनाने का काम कौन करता है, म्यूसिन करता है, ठीक है ना। दूसरा जो है, दूसरा इसमें होता है टाइलिन। दूसरा कौन होता है, टाइलिन, ठीक है ना, टाइलिन, ठीक है, टाइलिन होता है। टाइलिन का क्या होता है, टाइलिन का काम होता है कि जो है यहाँ से ये क्या करता है, हमारे फूड में जो शर्करा होती है, एक शर्करा पाई जाती है माल्टोज शर्करा, ठीक है ना। फूड में एक शर्करा पाई जाती है, कौन सा, माल्टोज शर्करा पाई जाती है, ठीक है ना। ये जो है क्या करता है, फूड में जो पहले मंड होता है, ठीक है, क्या होता है, फूड या भोजन कह लो, ठीक है। भोजन में एक चीज़ होता है, भोजन में जो मंड होता है, ठीक है, भोजन में मंड को किस में चेंज कर देता है, माल्टोज में, किस में, माल्टोज शर्करा में परिवर्तित कर देता है। देखो में बदलता है, लिख लो, में बदलता है। पहली बात कि टाइलिन का क्या काम है, टाइलिन का काम है कि मंड को किस में बदल देता है, माल्टोज शर्करा में, ठीक है ना। देखो हमें पता है कि हमारे शरीर को जो एनर्जी मिलती है वो कहीं ना कहीं किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। मंड भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है और जो माल्टोज शर्करा ये भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है। तो टाइलिन क्या करता है, भोजन में जो है मंड को किस में बदल देता है,
माल्टोज शर्करा में, ठीक है। मल्ट को किस में बदलता है? माल्टोज शर्करा में बदल देता है, ठीक है। उसके बाद में जो तीसरा हमारा जो काम करता है वो काम है लाइसोजाइम। क्या, कौन सा है? लाइसोजाइम, ठीक है ना, लाइसोजाइम। ये क्या करता है? जो बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है, ठीक है, जीवाणु। अब चूंकि देखो आप खाना खाते हो, आपको पता है कि जो माइक्रोब्स हैं, ठीक है, जो सूक्ष्म जीव हैं, उनका जगत बहुत बड़ा है। हमारे आसपास करोड़ों अरबों खरबों सूक्ष्म जीव रहते हैं, ठीक है। इवन हमारे हाथ पर, बोर्ड पे, ठीक है ना, बात समझ में, सब पे सूक्ष्म जीव हैं। तो जब हम खाते हैं, खाना को खाते हैं, तो आपको पता है तमाम सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में एंटर कर जाते होंगे। तो हमारे पेट में जा कर के, ठीक है ना, हमारे शरीर के अंदर, ठीक है, और हमारे शरीर के अंदर जा कर के लाइसोजाइम पहला काम क्या करता है कि बैक्टीरिया को मारता है। क्या करता है? बैक्टीरिया को मारता है, बैक्टीरिया को मारता है। और बैक्टीरिया को मारता कैसे है? बैक्टीरिया को मारता है उसकी जो कोशिका भित्ति होती है, ठीक है ना, उसकी कोशिका भित्ति होती है, उसको क्या करता है? तोड़ देता है, ठीक है। बैक्टीरिया की क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है, उसको क्या करता है? वो तोड़ देता है। बात समझ में आया ना? तो मुख में मुख्यतः एंजाइम म्यूसिन, म्यूसिन क्या करता है? भोजन को चिकना बनाता है। दूसरा टाइलिन, टाइलिन क्या करता है? मंड को माल्टोज शर्करा में बदलता है। तीसरा लाइसोजाइम, लाइसोजाइम बैक्टीरिया को मारता है, ठीक है। बैक्टीरिया को मारता कैसे है? उसके जो है कोशिका भित्ति को तोड़ देता है, ठीक है ना। कोशिका भित्ति टूट जाती है तो फिर वो मर जाता है, ठीक है। नोट करिए, इतना नोट करिए। अब देखिए ये मुख था। अब मुख में जैसे ही पाचन स्टार्ट होता है तो मुख का जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होता है, वो नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होता है हमारे ग्रसनी से, ठीक है। जैसे मुख है, मुख में जैसे एंटर करेंगे, ठीक है। आपको पता है, देखो अगर हम बात करें मुख की, ठीक है, तो मुख में जैसे एंटर करते हैं, ठीक है, ये पूरा बक्कल कैविटी हो जाता है, ये पूरा एरिया बक्कल कैविटी। और जैसे इंटर यहाँ करते हैं क्या हो जाता है? ग्रसनी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। बस समझ में? उसके आगे चलेंगे तो ग्रास नली स्टार्ट हो जाता है, ईजोफेगस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अभी हमने पूरा बक्कल कैविटी पढ़ लिया, मुख गुहा पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे किसकी? ग्रसनी की, ठीक है ना। किसकी बात करेंगे? ग्रसनी की, ठीक है ना। तो अगला नेक्स्ट हमारा हेडिंग लगाओगे आप लोग ग्रसनी, ठीक है ना। ग्रसनी की बात करेंगे। ग्रसनी क्या होता है इसको हम समझेंगे, ठीक है ना। तो मुख गुहा के लास्ट में जो होता है, मुख गुहा के पिछले भाग जो होता है उसी को ग्रसनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख गुहा का पिछला भाग, मुख गुहा का पिछला भाग क्या होता है? ग्रसनी होता है, ठीक है। ग्रसनी होता है, ठीक है, ग्रसनी होता है। मुख गुहा का पिछला भाग जो है क्या है? ग्रसनी है, ठीक है ना। मुख गुहा का पिछला भाग क्या होता है? ग्रसनी होता है, ठीक है ना। ग्रसनी में मुख्यतः दो चीज़ें होती हैं। ग्रसनी से ही दो द्वार निकलते हैं, ठीक है। ग्रसनी से दो द्वार निकलते हैं। आपको पता है ग्रसनी हमारा यहाँ से ग्रसनी आता है, तो ग्रसनी से दो चीज़ें होती हैं। एक तो हमारा होता है जो हमारा बोलने का होता है, ठीक है, या जहाँ से हम फेफड़ों में हवा जाती है। भाई नाक और मुँह सबकी नली क्या होती है? एक जैसी होती है, ठीक है। बात समझ में आया? तो वहाँ से क्या होता है? दो पार्ट में बट जाता है, ठीक है। बात समझ में आया ना। तो इसी तरह से हम मुख गुहा यानी ग्रसनी को कितने भाग में हम बांट सकते हैं? दो छिद्र में बांट सकते हैं। क्या कह सकते हैं कि इसमें दो छिद्र होते हैं। ग्रसनी में कितने छिद्र होते हैं? दो। ग्रसनी में दो छिद्र होते हैं। कितने छिद्र होते हैं? दो। तो दो छिद्र कौन कौन से हैं? सबसे पहले होता है, ठीक है, जिसको गुलेट कहते हैं। गुलेट को निगल द्वार कहते हैं। क्या बोलते हैं? निगल द्वार। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको गुलेट, गुलेट बोलते हैं, ठीक है ना। पहला निगल द्वार। निगल द्वार का मतलब क्या है? निगल द्वार कहाँ खुलता है? तो ग्रास नली में खुलता है। कहाँ खुलता है? ग्रास नली में। ग्रसनी के बाद कौन सा नली आती है? ग्रास नली। तो निगल द्वार कहाँ खुलता है? ग्रास नली में खुलता है। यानी ये खाना कहाँ पहुँचाता है? ग्रास नली में। यहाँ से क्या पास होता है? खाना, ठीक है। जो हम खाना खाते हैं कहाँ से पास होता है? तो निगल द्वार से या गुलेट से पास होता है। बात समझ में आया ना। जो हमारा भोजन है वो कहाँ से पास होता है? निगल द्वार या गुलेट से पास होता है, ठीक है। दूसरा जो है, दूसरा जिसे हम कहते हैं कंठ द्वार। दूसरा हम क्या कहते हैं? कंठ द्वार। कंठ द्वार, ठीक है। कंठ द्वार को क्या कहते हैं? ठीक है, ग्लोटिस कहते हैं। कंठ द्वार को क्या कहते हैं? ग्लोटिस कहते हैं, ठीक है ना। ग्लोटिस कहते हैं। कंठ द्वार को क्या कहेंगे?
ग्लोटिस कहेंगे। अब ये ग्लोटिस क्या होता है, ग्लोटिस कहाँ खुलता है बेटा, तो ग्लोटिस जो खुलता है वो कहाँ खुलता है, बोलो। ग्लोटिस कहाँ खुलता है बेटा, श्वास नली में खुलता है। कहाँ खुलता है, श्वास नली में खुलता है। दो बात समझ लेना, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि जो है, कभी भी पूछा जाए कि जो कंठ द्वार है वो कहाँ खुलता है, तो कंठ द्वार कहाँ खुलता है आपका, ग्रास नली में खुलता है, ठीक है। कंठ द्वार कहाँ खुलता है, ग्रास नली में, और सॉरी कंठ द्वार कहाँ खुलता है आपका, श्वास नली में खुलता है, और जो निगल द्वार है वो कहाँ खुलता है, ग्रास नली में, ठीक है ना। बात समझ में आया। अब देखो आपने ये चीज़ महसूस किया होगा, ठीक है, एक चीज़ महसूस किया होगा कि जब आप पानी पीते हैं उस टाइम आप का जो है ये वोकल कॉर्ड है ये ऊपर उठ जाता है ना, और उस समय आप सांस नहीं लेते, और जब सांस लेते हैं तो सांस लेते लेते पानी नहीं पी सकते, है ना। यानी आप दो में से एक काम एक समय पर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये एक ढक्कन की तरह काम करता है, यानी दोनों नली को ढकने के लिए एक ढक्कन होता है, ठीक है। बात समझ में आया ना, कि जब खाना जाता है तो ये श्वास नली को क्या करता है, बंद कर लेता है, और निगल द्वार से होते होते ग्रास नली में खाना पहुंच जाता है, ठीक है। और जब आप सांस ले रहे होते हो तब क्या होता है, निगल द्वार को बंद कर लेता है, तो ग्रास नली में हवा नहीं जाने पाती है, ठीक है ना। बात समझ में आया। तो कौन जो है इसको क्या बोलते हैं, जो कंठ द्वार को ढकता है, ठीक है, क्या करता है, जो कंठ द्वार को ढकता है, हम कह सकते हैं कंठ द्वार को ढकने, कंठ द्वार को ढकने का कार्य कौन करता है जी, कौन करता है, एपीग्लोटस। कौन करता है, एपीग्लोटस। ये एक संरचना होती है, ढक्कन जैसी संरचना होती है, जो क्या करती है, हमारे कंठ द्वार को ढकने का काम करती है। बात यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको, ठीक है ना। एपीग्लोटस क्या करती है, कंठ द्वार को ढकने का कार्य करती है, ठीक है ना। नोट करिए, नोट करिए। अब यहाँ से बहुत बढ़िया जी के आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ से बहुत बढ़िया जी के आ रहा है। एपीग्लोटस को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रैफिक पुलिस भी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं, ठीक है ना, ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं। ट्रैफिक पुलिस किस लिए, देखो ट्रैफिक पुलिस का क्या काम है कि गाड़ियों को एक सही तरीके से पास करना, है ना, सीक्वेंस से पास करना, ठीक है। तो यहाँ एपीग्लोटस क्या करता है, भोजन को और वायु को सही तरीके से पास आउट करता है, ठीक है ना। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं, ठीक है। और ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, इम्पॉर्टेंट जी के बन रहा है ये, ठीक है। बात समझ में आया ना। और एक इम्पॉर्टेंट अभी लिखाने वाले हैं, क्या चीज़, कि ग्रसनी की लंबाई कितनी होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि चलो बता दो ग्रसनी की लंबाई कितनी, यही लिख लेते हैं, ग्रसनी की लंबाई कितनी होती है, तो लंबाई भाई आपको पता होनी चाहिए। तो ग्रसनी की लंबाई बेटा 12 से 14 सेंटीमीटर होती है। ग्रसनी की लंबाई कितनी होती है, 12 से 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। नोट करिए इतनी चीज़ को, नोट करिए आप लोग। चलिए, तो बात क्लियर हो गया, ठीक है ना। क्या हमने देखा कि मुख गुहा में पाचन भाई लार से प्रारंभ होता है। लार का पीएच 6.8, ठीक है। लार का पीएच कितना होता है, 6.8, ठीक है। मुख में जो एंजाइम होता है, कितने तरह की एंजाइम मुख्यतः होती हैं, 3, ठीक है ना। म्यूसिन का क्या काम है, भोजन को चिकना करना, ठीक है ना, चिकना करना काम है। और टाइलिन का क्या काम है, हाँ, मंड को माल्टोज शर्करा में बदलना, ठीक है, मंड को माल्टोज शर्करा में बदलना। लाइसोजाइम का बैक्टीरिया मारना, ठीक है, लाइसोजाइम का बैक्टीरिया मारना, ठीक है। ग्रसनी की लंबाई 12 से 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ग्रसनी की लंबाई 12 से 14 सेंटीमीटर। उसके बाद ग्रसनी जो होता है बेटा, मुख गुहा के पिछले भाग को जो है ग्रसनी कहते हैं। इसमें कितने छिद्र होते हैं, 2 छिद्र, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से ट्विस्ट आता है, ठीक है। निगल द्वार तो गुलेट कहते हैं, ग्रास नली में खुलता है, ठीक है ना, बात समझ में आया। और फिर कंठ द्वार को ग्लोटिस कहते हैं, जो श्वास नली में खुलता है, ठीक है ना, बात समझ में आया। अब देखो कंठ द्वार अगर श्वास नली में खुलेगा तो वो अलग सिस्टम बन गया, श्वास नली फिर फेफड़ा, ये सारी चीज़ें, तो वो भाग हो गया श्वसन तंत्र का, वो भाग श्वसन तंत्र का हो गया। हमें निगल द्वार से स्टार्ट करना है, ग्रास नली से आगे बढ़ना है, ठीक है ना।
बात समझ में आया ना। तो अगर हम ग्रसनी के आगे देखें कि ग्रसनी के आगे क्या होता है बेटा, तो ग्रसनी के आगे क्या होता है, ग्रास नली। ग्रसनी के आगे क्या होता है, ग्रास नली। ठीक है, तो अब हमें ग्रास नली से आगे बढ़ना है। ठीक है, अब हमें बात करना है ग्रास नली पे। ठीक है, तो सभी लोग हेडिंग लगाएंगे ग्रास नली, ग्रास नली। अब अगला जो हम बात करेंगे ग्रास। अच्छा, ग्रास नली में कोई पाचन नहीं होता, अब ध्यान रखना, ग्रास नली में मुख्यतः कोई पाचन नहीं होता है। ठीक है ना, ग्रास नली में कोई पाचन नहीं होता है। ग्रास नली क्या करता है, आमाशय को ग्रसनी को जोड़ता है। ग्रास नली आमाशय और ग्रसनी को जोड़ता है। ठीक है ना, तो यहाँ से ध्यान रखना, ग्रसनी से आगे बढ़ेंगे तो एक लंबी नलिका पाई जाएगी, और उसी लंबी नलिका को हम क्या बोलेंगे, ग्रास नली बोलेंगे। ठीक है ना, उसी को हम क्या बोलेंगे, ग्रास नली। ठीक है ना, तो ध्यान रखना क्या चीज़, निगल द्वार, नोट कर लेना, निगल द्वार ग्रास नली में, निगल द्वार ग्रास नली में खुलता है, निगल द्वार ग्रास नली में खुलता है। ठीक है, और ग्रास नली, ग्रास नली, ग्रास नली निगल द्वार, निगल द्वार व ग्रास नली निगल द्वार व आमाशय को, आमाशय को जोड़ती है, आमाशय को जोड़ती है, आमाशय को जोड़ती है। निगल द्वार ग्रास नली में खुलता है, और जो ग्रास नली है वो क्या करती है, निगल द्वार से आमाशय को जोड़ती है। ठीक है ना, निगल द्वार ग्रास नली को आमाशय से जोड़ती है। ठीक है, इतना काम ध्यान रख लो। ठीक है ना, अब यहाँ से हम कहाँ पहुँच जाते हैं, आमाशय में। भोजन पहले मुख में जाता है, मुख में से ग्रसनी में जाता है, ग्रसनी से होते हुए कहाँ जाएगा, आमाशय में। कहाँ जाएगा, आमाशय में। ठीक है ना, कुछ इस तरह से होता है। अगर हम आहार नाल की संरचना देखें तो आहार नाल की संरचना जो होती है कुछ इस तरह से हम बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या है, ये ऐसे ग्रास नली होती है, ग्रास नली। ठीक है, आपको पता है इस तरह से कुछ पार्ट होता है, मतलब ये आगे वक्ष का पार्ट होता है, इस पार्ट को बोल देते हैं डायाफ्राम। इसको क्या बोल देते हैं, डायाफ्राम। डायाफ्राम का काम ये है बेटा कि ये वक्ष और उदर को अलग करता है। ठीक है, वक्ष और उदर को अलग करता है। ठीक है, ये डायाफ्राम होता है। इसके ऊपर के भाग को हम क्या बोलते हैं, वक्ष बोलते हैं, और इसके नीचे के भाग को बोलते हैं उदर। ठीक है ना, तो देखो यहाँ मुख गुहिका है। ठीक है, या मुख गुहा जिसको कहते हैं, और ये जाता है फिर यहाँ ग्रसनी में। ठीक है, कहाँ, ग्रसनी में। ग्रसनी से यहाँ आता है, तो यहाँ पर एक कंठ द्वार है, एक निगल द्वार। क्या है यहाँ, एक कंठ द्वार, एक निगल द्वार। ठीक है, तो कंठ द्वार निगल द्वार के आगे आता है। कंठ द्वार कहाँ खुलता है, श्वास नली में, और निगल द्वार कहाँ खुलता है, ग्रास नली में। ठीक है, तो आप जो है निगल द्वार से आगे आओगे तो पड़ गया ग्रास नली, एसोफेगस बोल देते हैं। ठीक है, और खाना यहाँ से हुआ यहाँ एक पार्ट है ऐसे। ठीक है, जिसको आमाशय बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ से आते हुए आमाशय में पहुँच जाता है। ठीक है ना, बात क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है ना, अब सवाल ये है कि जो भोजन है यहाँ कौन सी गति करते हुए आमाशय तक पहुँचता है। ठीक है ना, बात समझ में आया, तो इस पॉइंट को नोट करेंगे। ठीक है, ग्रास नली, ग्रास नली, सॉरी, ग्रास नली, ग्रास नली में भोजन क्रमानुकुंचन। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्रमानुकुंचन, या इसी को क्रमाकुंचन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रमाकुंचन, क्रमाकुंचन गति द्वारा, गति द्वारा आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है। ठीक है ना, क्या करता है, ग्रास नली में भोजन क्रमाकुंचन। ठीक है, क्या बोलेंगे, क्रमाकुंचन। ठीक है ना, बात समझ में आया ना, क्रमाकुंचन जो है गति से आगे बढ़ता है। ठीक है ना, बात समझ में आया ना, क्रमाकुंचन। ठीक है ना,
गति से आगे बढ़ता है, ठीक है। बात समझ में, एक प्रकार की गति होती है जो ग्रास नली के दीवारों के द्वारा जो है प्रेरित करी जाती है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ से भोजन हम खा पी के भेजते हैं बढ़िया से चबा करके, ठीक है। यहाँ आता है तो इसमें क्या होता है कि स्ट्रक्चर होता है। अगर इस स्ट्रक्चर को बेटा जूम करके देखिए, सॉरी यहाँ वाले स्ट्रक्चर को, आमाशय जहाँ से स्टार्ट होता है, तो आमाशय ऐसे स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ जो होता है ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है, तो खाना जब इसके बीच से ऐसे होकर गुजरता है तो खाना और लुगदी जैसा बन जाता है, ठीक है। आमाशय में खाना पहुंचता है तो किस तरह हो जाता है, लुगदी जैसे बन जाता है। किस तरह बन जाता है, लुगदी जैसे बन जाता है, ठीक है ना। बात समझ में आया। चलिए, तो ग्रास नली में कोई पाचन होता है नहीं, ग्रास नली में कोई पाचन नहीं होता, ठीक है। बात समझ में आया। पाचन जो है मुख से प्रारंभ होता है, मुख में थोड़ा बहुत पाचन होता है, उसके बाद सीधा आता है आमाशय में, ठीक है। उसके बाद सीधा कहाँ आता है, आमाशय में, ठीक है। सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। सबसे ज़्यादा पाचन छोटी आंत, क्योंकि छोटी आंत बड़ी होती है, लंबी होती है, ठीक है ना। बात समझ में आया। और जो है ज़्यादा पाचन के लिए ज़्यादा सरफेस एरिया चाहिए होता है, ठीक है। ज़्यादा पाचन के लिए क्या चाहिए होता है, ज़्यादा सरफेस एरिया चाहिए, ठीक है ना। चलो, यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। बात क्लियर हो गई यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं अब। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान देना। अब यहाँ जो है ग्रास नली में भोजन क्रमाकुंचन गति से आगे बढ़ गया। अब अगला पॉइंट क्या है, ग्रास नली कहाँ खुलती है। ग्रास नली आमाशय में खुलती है। ग्रास नली आमाशय में खुलती है, ठीक है ना। सभी लोग नोट करना, थोड़ा तेज़ चल रहा हूँ बेटा, क्योंकि आज ये टॉपिक ख़त्म करना है, ठीक है ना। हमारे पास जो सिलेबस है हमारा बहुत बड़ा है, ठीक है ना। तो जल्दी से अगर तेज़ नहीं चलेंगे तो सिलेबस नहीं ख़त्म होगा बेटा, है ना। अब इस तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं कि कोई चीज़ इसमें छूटे ना, ठीक है। कोई चीज़ छूटेगी नहीं, और सब तैयार कर लोगे तो फिर एग्जामिनर पेपर चाहे जहाँ से जो है सेट करे, सब कुछ सॉल्व करके आओगे। ग्रास नली आमाशय में खुलती है, ठीक है, यानी आमाशय तक हम लोग पहुँच चुके हैं, ठीक है ना। अब हमें बात करना है किसके बारे में, अब अगला जो हमारा हेडिंग है, टॉपिक है, यह है आमाशय, ठीक है ना, स्टमक। आमाशय के बारे में हमको बात करनी है। चलिए, तो हेडिंग बनाइएगा आमाशय, ठीक है ना। नोट डाउन करिएगा आमाशय के बारे में, आमाशय क्या होता है, ठीक है। इस बात को नोट डाउन करो सब लोग। चलिए, हो गया। तो देखो आमाशय क्या होता है पहले ये समझिए, ठीक है। आमाशय जो वक्ष गुहा है, वक्ष गुहा मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक डायफ्राम के ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। तो वक्ष गुहा के कौन से तरफ होता है, लिखेंगे यह वक्ष गुहा से बाईं ओर होता है। वक्ष गुहा से बाईं ओर होता है, वक्ष गुहा से बाईं ओर होता है, ठीक है। पहली बात, जो हमारा आमाशय है, ठीक है, वो बाईं ओर होता है, ठीक है ना। और आमाशय में मुख्यतः ध्यान रखना बेटा, आमाशय में मुख्यतः किसका पाचन होता है, तो अगला पॉइंट है इसमें मुख्यतः प्रोटीन का पाचन होता है। किसका पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है। कैसे होता है अभी इसी में हम देखेंगे। प्रोटीन का पाचन होता है, ठीक है। अगर आमाशय की बात करें, ठीक है ना, अगर मैं बात करूं कि आमाशय के कितने भाग हैं या कितने भाग में इनको हम पढ़ते हैं, कितने भाग में बांटते हैं, तो बेसिकली आमाशय को 3 भाग में बांटते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। अग्रभाग और मध्य भाग, अग्रभाग और मध्य भाग और पश्च भाग, अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग, ठीक है। ध्यान देना, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग, ठीक है ना। अब यहाँ जो अग्रभाग होता है, ठीक है ना, इसको हम कार्डियक बोलते हैं, ठीक है ना। अग्रभाग को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक बोलते हैं। अग्रभाग को क्या कहते हैं, कार्डियक। दूसरे भाग को, मध्य भाग को फंडिक कहते हैं, दूसरे भाग को फंडिक कहते हैं, ठीक है ना।
बात समझ में आया ना, ठीक है। और तीसरे भाग को पाइलोरिन कहते हैं, पाइलोरिक, क्या कहते हैं, पाइलोरिक कहते हैं, ठीक है ना। तो 3 भाग हमारे पास यहाँ हो गया, ठीक है ना, 3 पार्ट हो गया। जो हमारा आमाशय है 3 भाग में होगा। पहला भाग अग्रभाग को कार्डियक बोलते हैं, दूसरा भाग मध्य भाग को फंडिक बोलते हैं, तीसरा भाग पश्च भाग को पाइलोरिक बोलते हैं, ठीक है ना। 3 भागों में इसको बांट दिया गया, ठीक है ना। चलिए नोट डाउन करिए इसको। अब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जानना जरूरी है, लेकिन जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है हम लिखते भी चल रहे हैं साथ में, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक नोट करके लिखिएगा, ठीक है। नोट करके एक पार्ट लिख लीजिएगा यहाँ से कि आमाशय की दीवार पे, आमाशय की दीवार पे आमाशय की दीवार पर क्या होती हैं, जठर ग्रंथियाँ। कौन सी ग्रंथियाँ, जठर ग्रंथियाँ, जठर ग्रंथियाँ खुलती हैं, जठर ग्रंथियाँ खुलती हैं। आमाशय की दीवार पर जठर ग्रंथियाँ खुलती हैं, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछे क्वेश्चन कि जठर ग्रंथि इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, जठर ग्रंथि क्या करती है, जठर रस का स्रावण करती है, ठीक है ना। तो जठर ग्रंथि इंपॉर्टेंट है। चाहे तो आपसे पूछ सकता है कि जठर ग्रंथि किस रस का स्रावण करती है, तो जठर ग्रंथि, जठर रस का, ठीक है। या पूछ सकता है जठर ग्रंथियाँ कहाँ खुलती हैं, तो आमाशय की दीवार पे खुलती हैं, ठीक है ना। चलो, जठर ग्रंथियाँ किस रस का स्रावण करती हैं, किस रस का स्रावण करती हैं, जठर रस का, ठीक है ना। किसका, जठर रस का, ठीक है। नोट करिए इतनी बात। अब यहाँ सवाल आता है कि अगर जठर ग्रंथियाँ जठर रस का स्रावण करती हैं तो बताते चलिए कि जठर ग्रंथियाँ किन कोशिका से मिलकर बनी हैं। क्योंकि अगर जठर ग्रंथियाँ आमाशय में खुलती हैं तो यानी ये आमाशय में जो प्रोटीन का पाचन होता है उसमें सहायता भी करती होंगी। आमाशय में जो प्रोटीन का पाचन होता है उसमें क्या करती होंगी, सहायता भी करती होंगी, ठीक है ना। बात समझ में आया ना। चलिए, तो यहाँ से क्या होता है, जो जठर ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है ना, जठर ग्रंथियों में 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। जठर ग्रंथियों में 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है, ठीक है। जठर ग्रंथियों में 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है, ठीक है। वो 3 कौन की सी है, ठीक है, 3 कौन सी हैं, तो इसमें पहला है श्लेष्म ग्रीवा या श्लेष्मा ग्रीवा कह लो, ठीक है। दूसरा होता है पेप्टिक, ठीक है। और तीसरा है ऑक्सेंटिक, तो ये 3 प्रकार की जो है कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। ऑक्सेंटिक, ठीक है, बात समझ में, ऑक्सेंटिक होता है, सेंटिक नहीं, ऑक्सेंटिक, बात समझ में। तो 3 प्रकार की हमारी कोशिका होती है। पहला श्लेष्मा ग्रीवा, ये क्या करती है बेटा, ये श्लेष्म का स्रावण करती है, ठीक है ना। बात समझ में आया, श्लेष्म का, या जिसको म्यूकस कह देते हैं, म्यूकस का स्रावण करती है ना। किसका स्रावण, श्लेष्म ग्रीवा, म्यूकस का स्रावण, ठीक है। और पेप्टिक क्या करती है भाई, पेप्टिक क्या करती है, सोचो, नोट करते चलो। श्लेष्म ग्रीवा म्यूकस का, पेप्टिक क्या करती है, पेप्सिनोजिन, क्या करती है, पेप्सिनोजिन का स्रावण करती है, ठीक है ना। बात समझ में आया ना। और ऑक्सेंटिक क्या करती है बेटा, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण करती है। हमारे आमाशय में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण होता है, ठीक है। इन 3 चीज़ों का जो है स्रावण होता है, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ से, ठीक है, ध्यान देना यहाँ से, नोट करिए, इतना नोट कर लो, नोट कर लीजिए।
चलेगा। तो जो है तीनों बातें समझ में यहाँ तक आ गई, ठीक है ना। क्या होता है यहाँ पर, श्लेष्म ग्रीवा जो है म्यूकस का स्त्रावण करती है। पेप्टिक जो है कोशिका, उससे क्या होता है, पेप्सिनोजिन का स्त्रावण होता है। और जो ऑक्सिंटिक होती है वो HCl का स्त्रावण। अब ध्यान देना मेरी बात को। HCl का जो pH होता है बेटा, HCl क्या है, एक एसिड है। HCl क्या है, एक अम्ल है, ठीक है। और HCl का pH ज़्यादा होता है, ठीक है। सॉरी, जो एसिडिक है ना, तो वो अम्लीय ज़्यादा होता है, pH नहीं अम्लीय ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसका जो pH है बेटा, HCl का pH हमारे आमाशय में वो कितना होता है, 1.8, ठीक है। इसका pH 1.8 होता है। और यहाँ से देखना, पेप्सिनोजिन जो है और HCl दोनों मिल जाकर क्या बनाती हैं, पेप्सीन नाम का निर्माण करती है, पेप्सीन का निर्माण करती हैं। और पेप्सीन ही क्या करती है, प्रोटीन के पाचन में सहायक होती है। पेप्सीन ही क्या करती है, प्रोटीन का पाचन करती है। प्रोटीन का पाचन होता है किससे, पेप्सीन से, ठीक है ना। पेप्सिनोजिन और HCl मिलके क्या करती हैं, पेप्सीन बनाती हैं, ठीक है। और पेप्सीन ही क्या करती है, प्रोटीन का पाचन करती है, ठीक है। बात समझ में आया ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो पेप्सीन करती है, ठीक है। प्रोटीन का पाचन पेप्सीन करती है, ठीक है ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा कि अब यहाँ जो है म्यूकस क्या करता है, म्यूकस का क्या काम है। तो ध्यान देना बेटा, HCl चूँकि एसिडिक होता है तो वो आमाशय की दीवारों को जला सकता है, ठीक है। तो म्यूकस क्या करता है, HCl से आमाशय की दीवारों की रक्षा करता है, ठीक है। क्या करता है, HCl से आमाशय की दीवारों की रक्षा करता है। कौन करता है, जो है म्यूकस, ठीक है ना। में मिलता है, इतना मटेरियल नहीं मिलेगा, ठीक है ना। सबका अपना अपना कंटेंट होता है, लेकिन हम लोग का कंटेंट भी अपने आप में कुछ मायने रखता है, ठीक है। चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई सबको, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। सब लोग लिख लिए हैं, चलो मिटाते हैं इसको। तो अब यहाँ से आमाशय में पाचन हो गया ख़त्म, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ से हम जो है आमाशय में पाचन पढ़ चुके, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं आमाशय में मुख्यतः किसका पाचन होता है, आमाशय में मुख्यतः किसका पाचन होता है, तो क्या जवाब देंगे, आमाशय में मुख्यतः प्रोटीन का पाचन होता है, ठीक है ना। उसके बाद जो आता है, आमाशय के बाद स्टार्ट हो जाता है आंत, ठीक है ना। आमाशय के बाद से आंत स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। बात समझ में आया ना, इंटेस्टाइन, ठीक है। कितने तरह की आंत होती है, 2 तरह, ठीक है। अब हम बात करेंगे आंतों की, ठीक है। इंटेस्टाइन आंत मुख्यतः पहला होता है छोटी आंत, है ना, छोटी आंत। और उसके बाद में फिर एक होती है बड़ी आंत, ठीक है, बड़ी आंत। देखो बेटा, पाचन का अधिकांश भाग जो है छोटी आंत में ही पूरा हो जाता है। पाचन का अधिकांश भाग कहाँ पे पूरा हो जाता है, छोटी आंत में पूरा हो जाता है, ठीक है ना। बात क्लियर हुआ। चलो अब इसी को हमें थोड़ा देखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, कैप गिर गया। सबसे पहले बात करेंगे हम छोटी आंत की, ठीक है ना, छोटी आंत की, ठीक है ना। छोटी आंत की बात करेंगे। छोटी आंत की जो सबसे पहले पूछा जा सकता है बेटा, इसकी लंबाई क्या होती है, ठीक है ना। छोटी आंत की लंबाई क्या होती है, छोटी आंत की लंबाई क्या होती है, तो ये 20 से 30 फीट तक होती है। कितनी होती है, 20 से 30 फीट तक होती है, ठीक है ना, 20 से 30 फीट, ठीक है। छोटी आंत की लंबाई हमारी 20 से, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना, कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो 20 से
30 फीट, ठीक है ना। और साथ ही साथ जो है ये हमारे पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है, पाचन तंत्र का या आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, ठीक है ना। बात समझ में आया। अब देखो छोटी आंत को मुख्यतः 3 भाग में बांटा गया। इसको अगर मैं पूछूं कितने भाग में बांट सकते हैं छोटी आंत को, तो हमने स्टार्टिंग में ही लिख दिया था 3 भाग में, ठीक है ना। इसके 3 भाग हैं, 3 भाग में इसको हम बांट सकते हैं। सबसे पहला जो है ड्यूडोनियम, क्या चीज़ है, ड्यूडोनियम। सबसे पहला जो भाग है वो हम बांटते हैं ड्यूडोनियम, ठीक है ना। बात समझ में आया। दूसरा या जिजोनियम बांटते हैं, ठीक है ना, जेजनम बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा जो है, तीसरा क्या बांटते हैं, इलियम। तीसरा इलियम। 3 भाग में बांटते हैं, ठीक है ना। डिडोनियम बांटते हैं, जिजनम बांटते हैं और इलियम बांटते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आया। सबसे इम्पॉर्टेंट भाग जो बात है वो छोटी आंत में जो पित्तरस होता है, ठीक है, या हम कैसे पित्तरस का स्त्रावण कहाँ होता है, पित्ताशय से होता है। पित्तरस का स्त्रावण पित्ताशय से, ठीक है ना। बात समझ में आया। तो जो हमारा पित्तरस होता है, ठीक है, बाइल जूस जिसे कहते हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये क्या है, इम्पॉर्टेंट, ये अलग से है। जो पित्तरस है, ध्यान देना बेटा, पित्तरस है, पित्तरस क्या करता है, पित्तरस वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, वसा का पाचन करता है, वसा का पाचन करता है, ठीक है ना। पित्तरस क्या करता है, तो जो पित्तरस है वो किसका स्त्रावण करता है, जो है वसा का पाचन, सॉरी पित्तरस क्या करता है, वसा का पाचन। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है बेटा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वसा का पाचन कौन करता है, तो पित्तरस, ठीक है ना। पित्तरस वसा का पाचन करता है, ठीक है ना। इसी तरह जो है अगला जो होता है अग्न्याशयी रस। अगला पॉइंट क्या है, देखो एक चीज़ होता है अग्न्याशय, है ना, होता है कि नहीं होता है। एक चीज़ होता है अग्न्याशय, तो अग्न्याशय में से अग्न्याशयी रस। तो अग्न्याशयी रस क्या करता है भाई, अग्न्याशयी रस क्या करता है, इसको हम बोलते हैं पूर्ण पाचक रस। इसको एक और किस नाम से जाना जाता है, पूर्ण पाचक रस। मतलब ये कंप्लीट डाइजेशन करता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, कंप्लीट डाइजेशन करता है, ठीक है। इसमें कौन कौन से जो है एंजाइम होंगे, इसमें कौन कौन से एंजाइम होंगे, तो कौन कौन से एंजाइम होंगे, यहाँ जैसे एमाइलेज होगा, क्या होगा, एमाइलेज होगा, ठीक है, लाइपेज होगा, लाइपेज होगा, ठीक है, एमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया, और क्या हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन। अब ये सब आपको बहुत हद तक याद नहीं करना है, ठीक है, ट्रिप्सिन वगैरह। एमाइलेज को याद कर लो, लाइपेज को याद कर लो, ठीक है। एमाइलेज एंजाइम कहाँ होता है, तो अग्न्याशय रस में होता है। लाइपेज कहाँ होता है, अग्न्याशय रस में होता है, ठीक है ना। और वसा का पाचन कौन करता है, पित्त करता है, पित्तरस करता है, ठीक है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो वो जो है आमाशय में हो जाता है, ठीक है ना। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अब आंत में क्या होता है, आंत रस होता है। आंत में क्या होता है, आंत रस होता है। हम अगर बात करें आंत में कौन सा रस होता है, आंत रस होता है। बात समझ में आया ना, आंत में कौन सा रस होता है, आंत रस होता है, ठीक है। तो बेटा जो आंत रस होता है वो क्या करता है, कई चीज़ों का पाचन करता है। जैसे कौन कौन से एंजाइम इसमें होते हैं, तो जैसे होते हैं सुक्रेज, कौन सा एंजाइम होता है, सुक्रेज, ठीक है ना। सुक्रेज क्या करता है, सुक्रोज का पाचन करता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, लैक्टेज, सुक्रेज हो गया, लैक्टेज हो गया, लैक्टेज हो गया, ठीक है। सुक्रोज है, लैक्टेज है, या इसी को एक और चीज़ होता है, इरिप्सिन होता है। क्या होता है, इरिप्सिन होता है। एक और एंजाइम है इरिप्सिन, इरिप्सिन। तो इस तरह से यहाँ आदि लिख देते हैं। कई सारे एंजाइम आंत रस में भी होते हैं, नोट करिएगा।
तो ये तो हो गया आपकी छोटी आंत की बात हो गई, ठीक है ना। इतने चीज़ें यहाँ छोटी आंत में होते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे बेटा बड़ी आंत, ठीक है। छोटी आंत हो गई, अब हम बात करने वाले हैं किसकी, बड़ी आंत की, ठीक है ना। बड़ी आंत क्या होती है, बड़ी आंत, ठीक है। आंत दो तरह से है, एक छोटी आंत है, एक बड़ी आंत है। छोटी आंत क्या होती है, लंबी होती है, लगभग कितना फीट की होती है, 20 से 30 फीट, काफ़ी लंबी हो गई, ठीक है। 20 से 30 फीट, ऐसे इतनी पतली होती है, ठीक है, इससे भी पतली होती है, ठीक है ना। बात समझ में आया ना, हाँ, लगभग इतनी पतली होती है, लगभग, ठीक है ना। तो चाहे थोड़ी मोटी ही होती हो, लगभग मैंने कहा, तो जो है सबसे लंबा भाग होता है। अब बात करते हैं बड़ी आंत की, ठीक है ना। तो ये बेटा इसकी लंबाई जो होती है ना, बड़ी आंत की लंबाई जो होती है भैया, ये होती है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। अगर आपसे कोई पूछे बड़ी आंत की लंबाई क्या होती है, तो लगभग कितनी होती है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, ठीक है। और चौड़ाई, ये थोड़ा चौड़ी होती है ना। तो चौड़ाई की अगर बात करें तो चौड़ाई 7.5 सेंटीमीटर, कितना होता है, 7.5 सेंटीमीटर तक होती है। नोट करें इसमें। और यहाँ जो बड़ी आंत है, इसको भी 3 भाग में बांटते हैं, ठीक है। बड़ी आंत को भी क्या करते हैं, 3 भाग में बांटते हैं। क्या करते हैं इसको, कौन कौन से 3 भाग में बांटते हैं। एक तो बांटते हैं पहला सीकम, ठीक है, और कोलन, सीकम, कोलन, और तीसरा मलाशय। याद करो, हम लोग लास्ट तक पहुंच गए कि नहीं, है ना। सीकम, कोलन और मलाशय, ठीक है ना। तो मलाशय में बांट देते हैं इसको, ठीक है ना। नोट करिएगा। सीकम, कोलन और मलाशय, नोट कर लेंगे इसको। चलिए, तो यहाँ से देखिएगा, बड़ी आंत हमारी शुरू हो गई है, ठीक है। इसमें हमने पढ़ा 3 भाग हैं, कौन कौन से, सीकम, कोलन और मलाशय, ठीक है ना। इसके बाद में अगला जो चीज़ हम पढ़ते हैं वो है अवशोषण, ठीक है ना। अवशोषण क्या होता है, याद करो, अवशोषण एक टॉपिक हमने लिखा था, ठीक है, कल की क्लास में। तो अवशोषण क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। वो छोटी सी चीज़ है अवशोषण। तो बेटा देखो, छोटी आंत में जो पाचन होता है ना, उसी को छोटी आंत के विलाई द्वारा, छोटी आंत में ऐसे छोटे छोटे विलाई समान संरचना, मतलब ऐसी संरचना होती हैं, ऐसी संरचना होती हैं जिसको विलाई बोलते हैं, ठीक है। तो इसी के द्वारा क्या होता है, खींच लिया जाता है, ठीक है, पोषक पदार्थों को। इसी घटना को हम क्या करते हैं, इसी प्रोसेस को, प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अवशोषण बोलते हैं, ठीक है ना। तो अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है, ठीक है। अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में, ठीक है ना। बात समझ में आया, लिख लेना, अवशोषण छोटी आंत में, ठीक है। और एक होता है स्वांगीकरण, एक होता है स्वांगीकरण। तो स्वांगीकरण क्या होता है, स्वांगीकरण मतलब होता है बेटा, जो पचे हुए पोषक पदार्थ हैं, पचे हुए जटिल पोषक पदार्थ हैं, उनको कोशिका द्रव्य में मिलाना। जो पचे हुए जटिल पोषक तत्व हैं, उनको क्या करना, कोशिका द्रव्य में मिलाना। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण बोल देते हैं, ठीक है ना। नोट करिए इस बात को। इसी चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, स्वांगीकरण। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा चीज़ है बेटा, अब हम ख़त्म कर रहे हैं यहीं पे, ठीक है ना, एक आध टॉपिक पढ़ के। जैसे जो एक चीज़ बचता है, इम्पॉर्टेंट है, यकृत, लीवर, है ना। एक चीज़ यहीं पढ़ लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है यकृत, ठीक है ना। यकृत, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आया ना, लीवर। आपको पता है कि सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, लीवर क्या है, सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, ठीक है ना। तो नोट कर लेंगे, जो है यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि, ठीक है। नोट कर लेंगे, मानव
शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है, ठीक है ना। अच्छा, और यहाँ पर देख लेंगे कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, तो सबसे दूसरी बड़ी कौन सी है? बोलो कौन सी है? अग्न्याशय है। क्या है? अग्न्याशय। ये ध्यान रखना, चाहे आपसे पूछ ले सबसे बड़ी ग्रंथि और चाहे जो है सबसे बड़ी ग्रंथ तो यकृत, सबसे बड़ी ग्रंथ तो क्या? यकृत। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथ क्या है? अग्न्याशय, ठीक है ना। अच्छा, अग्न्याशय एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी भी है और बहिःस्रावी भी है, ठीक है ना। मतलब इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड है, ठीक है। अग्न्याशय क्या है? अंतःस्रावी भी है, अंतःस्रावी भी है और जो है बहिःस्रावी भी है, ठीक है ना। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्रंथि भी है, ठीक है ना। अब आप सभी लोगों से एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये कल मैं आप सबको देखूंगा क्वेश्चन। अंतःस्रावी ग्रंथ किसे कहते हैं और बहिःस्रावी ग्रंथ किसे कहते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आया ना? ठीक है। और यहाँ अगर आप लोग यूट्यूब पे देखिएगा, ठीक है, तो वहाँ से आप जो है कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक है। या जो भी यूट्यूब पे देख रहे होंगे वो सब कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें जो है आप लोग करिए। तो एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, ठीक है। पाचन में हमने देखा यहाँ पर आंत, छोटी आंत होती है और बड़ी आंत होती है, ठीक है। छोटी आंत की लंबाई 20 से 30 फीट, ठीक है ना। छोटी आंत की लंबाई 20 से 30 फीट, ठीक है। छोटी आंत का सबसे लंबा भाग होता है, इसके 3 भाग हम कह सकते हैं, डिडोनियम, जिजोनम और इलियम, ठीक है। पित्तरस किसका पाचन करता है? वसा का। पित्तरस किसका पाचन करता है? वसा का, ठीक है ना। इसी तरह आग्नेयसायी रस को हम क्या कहते हैं? पूर्ण पाचक रस कहते हैं, ठीक है। आग्नेयी रस को क्या कहते हैं? पूर्ण पाचक रस कहते हैं, ठीक है। इसी तरह हम ध्यान देंगे कि जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत और मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि आग्नेय, ठीक है। तो यहाँ से बेटा आपका जो है पाचन तंत्र कंप्लीटली जो है ख़त्म होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है अगले टॉपिक को देखेंगे, ठीक है। अब वो चाहे जो होगा, श्वसन तंत्र भी हो सकता है या अन्य कोई टॉपिक भी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए नोट करिए इसको।